नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। गत वीडियो में हमारा लेक्चर चल रहा था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने कुछ अलग अलग मटेरियल से उसको समझने की कोशिश की थी। ये आपकी बुक का PDF है, जिसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विकली अपन इसको समझ लेते हैं, फिर हम क्षारीय धातुओं के लिए किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है उसे हम समझेंगे। एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के क्वांटम लक्षण, क्वांटम फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन परमाणु एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का उदाहरण होता है। हमें पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु कहलाता है। अन्य एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के उदाहरण यदि अपन लें तो एकल आयनित हीलियम He+, द्विआयनित लिथियम Li+2, त्रिआयनित बेरिलियम Be+3 U91+। इस प्रकार से हम किसी भी जो आपके पास में परमाणु है उसको एकल आयनित परमाणु बना सकते हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब उसमें से जितने अधिक, एक से अधिक है, वो सारे निकाल दीजिए। जैसे यूरेनियम में से 91 निकाल दिए तो यूरेनियम 91+ एकल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, चूंकि यूरेनियम 92 होता है। इन सभी आयनों में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यद्यपि हाइड्रोजन परमाणु में Z=1 होता है, लेकिन He+, Li+2 आदि में Z जो है 2, 3, 4 क्रमवार बढ़ रहा है। ये आयन हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन समान परमाणु, हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहलाते हैं। ये आयन जो है, ये आयन क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम्स, अर्थात हाइड्रोजन समान परमाणु कहलाते हैं एकल इलेक्ट्रॉनिक। यहां हम हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम तथा अन्य एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के स्पेक्ट्रम वर्णक्रम के लक्षणों का कथन करेंगे, अर्थात अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लक्षण: जब गैसीय हाइड्रोजन में से विद्युत विसर्जन किया जाता है, जब कोई गैसीय हाइड्रोजन होती है उसमें से विद्युत विसर्जन किया जाता है, तब हाइड्रोजन अणु वियोजित हो जाता है और उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। इस विकिरण का स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम निम्न चित्र में दिखाया गया है। यहां हम क्या देख रहे हैं? चित्र 1 क्या बता रहा है? H परमाणु का स्पेक्ट्रम। इसमें बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में और अन्य श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में है। देखिए, ये तो लाइमन हो गई, ये बामर श्रेणी हो गई, ये पाश्चन हो गई, ये ब्रैकेट हो गई। इसी प्रकार से एक फुंड होती है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि आपके पास में जो 100 से लेके 2000 तक और थोड़ा सा 2000 से अधिक लैम्डा का मान नैनोमीटर में दिया गया है। तो हमें पता है ये रीजन तो विजिबल होता है, ये वाला रीजन तो विजिबल होता है। तो इस प्रकार से आपके पास में अलग अलग रीजन्स में ये बता रखा है कि कौन सा अल्ट्रावायलेट है, कौन सा पराबैंगनिक क्षेत्र हो गया और कौन सा आपके अवरक्त क्षेत्र हो गया। विजिबल से ऊपर और नीचे क्षेत्र जो होते हैं आपके पास में, ये क्षेत्र कहलाते हैं। इस चित्र से प्राप्त विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त रेखाओं के लिए सर्वप्रथम बामर ने किया था इसका, जो एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम बामर ने सन 1985 में ये पाया कि इन रेखाओं की तरंग संख्या न्यू बार निम्न सूत्र से प्राप्त की जाती है, और न्यू बार प्रोपोर्शनल होगा 1/√μ
1/2 माइनस 1/n² बराबर n 3 4 5, जो कि बामर श्रेणी है। बामर के लिए ये वाला जो है आपके 2 होता है। ठीक है, उपरोक्त तरंग संख्या वाले रेखाएं एक श्रेणी का निर्माण करती हैं जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार पराबैंगनी तथा अवृत क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं को भी विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इन श्रेणियों के नाम उनके आविष्कारकों के नाम पर रखे गए हैं, जिन्होंने आविष्कार किए हैं उनके अनुरूप रखे गए हैं। इन श्रेणियों में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या के सूत्र तथा बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर इनकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। अलग अलग वैल्यूज हम देखेंगे। जो आपके पास में फॉर्मूला तो यही है 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2²। और अगर एग्जैक्टली देखें तो rz² आ जाता है। अगर z = 1 नहीं होता है तो यहाँ r की जगह rz² आ जाता है अगर z का मान 1 से अधिक है। लाइमन श्रेणी के लिए ये हम पहले कर चुके हैं, परंतु बुक में आपके जो दिया हुआ है उसको मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए और या आप इस जो मैं बता रहा हूं इसको आप समझने की कोशिश करें कि बुक को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। किताब को पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है, किताबों में बहुत अच्छी प्रकार से किसी भी टॉपिक को समझाया हुआ होता है और जितनी आपको आवश्यकता होती है उससे अधिक उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। मैं तो ये कहता हूँ एक बुक नहीं, एक से अधिक किताबों को पढ़ना चाहिए। जब हम किसी टॉपिक को मैं आपको बार बार बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, या हम जब लेक्चर देते हैं और या जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय हमें जो दूसरी किताबों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है या जो हमने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग लिटरेचर को पढ़ते हुए, बुक्स ही नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया कोई आर्टिकल होता है, कोई पीडीएफ पीपीटी होता है। आजकल इंटरनेट पे बहुत तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, नोट्स होते हैं, उसमें से आप किस प्रकार से अपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज को आप एक जगह संग्रहित करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो कम से कम एक बुक तो आपको निश्चित रूप से पढ़नी ही है, चाहे आप सीबीएस से पढ़ें, चाहे आप आरबीडी से पढ़ें, या चाहे आप किसी दूसरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में जैसे आपके जो भी ऑथर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स आती हैं, उसमें से किसी भी एक बुक को आपको टेक्स्ट बुक बनाना आवश्यक है। उसके अलावा जो पार्ट्स आपको नहीं मिलते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी यह श्रेणी वर्णक्रम में चरण बैंगनी भाग में प्राप्त होती है। इस श्रेणी में चरण बैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में होती है। विभिन्न वर्णक्रम रेखाओं का सूत्र 1/λr 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। यहाँ n2 जो है जो आपके ये 1 हो जाता है और ये n ले लेते हैं हम। तो n का मान 2 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर होता है तो ये लाइमन श्रेणी हो जाएगी। अगर ये 2 के बराबर होता है तो ये बामर श्रेणी हो जाएगी। ये 3 के बराबर होता है तो पार्शियन श्रेणी हो जाएगी। 4 होता है तो ब्रैकेट और 5 होता है तो फोन। और यहाँ जो नंबर है उससे आगे का नंबर, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 6 से शुरू होगा, यहाँ 4 है तो ये 5 से शुरू होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 से शुरू होगा। इस प्रकार से ये होता है। अर्थात लाइमन श्रेणी के लिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी तीसरी आदि कक्षाओं से प्रथम कक्षा में स्थानांतरण होने पर उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त होती है। अर्थात दूसरे तीसरे चौथे जो आपके पास में ऊर्जा स्तर है, वहां से इलेक्ट्रॉन जब प्रथम ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन करता है अर्थात स्थानांतरण होता है, तो जो उत्सर्जित विकिरण होता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे जो विकिरण प्राप्त होता है, ऊर्जा तो होती ही है सभी में, उससे जो विकिरण प्राप्त होता है, उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। और ये लाइमन श्रेणी आपके चरम बैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट भाग में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी दृश्य वर्णक्रम में प्राप्त होती है।
विजिबल रीजन क्षेत्र में होती है तथा इस श्रेणी का उद्गम इलेक्ट्रॉन की तीसरी, चौथी, पांचवी से दूसरे कक्षा में संक्रमण से प्राप्त होता है। और इसका फॉर्मूले में आपके 1/λ r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। पाश्चन श्रेणी अवरक्त वर्णक्रम इंफ्रारेड क्षेत्र में होती है। हाइड्रोजन परमाणु में चौथी, पांचवी और छठी आदि से तीसरी कक्षा में जाता है और ये श्रेणी प्राप्त होती है। 1/λ बराबर r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n बराबर 4, 5, 6। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट सीरीज, ये श्रेणी चरम अवरक्त एक्सट्रीम इंफ्रारेड क्षेत्र में होती है। इस श्रेणी के तरंग दैर्ध्य को निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। 1/λ बराबर r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 5, 6, 7 से 4 में आना आपको। 5 से अधिक ऊपर वाले ऊर्जा क्षेत्र से अगर चौथे ऊर्जा स्तर में अगर आ रहा है तो जो ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रम मिलता है वो ब्रैकेट होगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास में फुंड सीरीज है, फुंड सीरीज में चरम अवरक्त क्षेत्र होता है और 5वें ऊर्जा क्षेत्र में आपको ऊपर के ऊर्जा क्षेत्र से ट्रांजिशन पर प्राप्त होती हैं। छठे या छठे से अधिक के ऊर्जा स्तर से 5वें में जब ट्रांजिशन होता है तब आपको फुंड सीरीज का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसको यहां हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए लाइमन श्रेणी n बराबर 1 में है, ऊपर के क्षेत्रों से 1 में आई हुई है लाइनें, 2 से, 3 से, 4 से, देखिए सारे बना रखे हैं। 2 में अगर आती है ऊपर से तो बामर, और 3 में आती है तो पाश्चन, 4 में आती है तो ब्रैकेट और 5 में आती है तो फुंड। इस प्रकार से आप आसानी से इस फिगर को समझ सकते हैं। अब हमें समझना है अन्य एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के वर्णक्रमों के क्वांटम लक्षण। अन्य एकल इलेक्ट्रॉनिक अगर हम देखना चाहें उनके किस प्रकार से क्वांटम लक्षण होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया जड़ क्रमांक वाले हाइड्रोजन समान परमाणु हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 में आवेश प्लस Zi होता है। इस प्रकार से परमाणुओं से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग संख्या क्या हो जाएगी, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहां रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि समान क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्रोत के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से He प्लस आयन द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य H परमाणु से उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्ध्य से 4 गुना होता है, क्योंकि rz स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इससे स्पष्ट है कि हीलियम प्लस आयन में N2 बराबर 4 से N बराबर 2 में संक्रमण से इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य H परमाणु में N2 बराबर 2 से N बराबर 1 में संक्रमण से इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लगभग समान होता है। अगर ट्रांजिशन अपन देखें 1 से 2 में और Z का फैक्टर ले लें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें 2 से 4 में और 1 से 2 में तो ये लगभग समान होता है। परंतु जो अंतर होता है, माइनर अंतर जो होगा तरंग दैर्ध्य में, अल्प अंतर होता है, और वो अल्प अंतर रिडबर्ग नियतांक के अंतर के बराबर होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिडबर्ग नियतांक जो होता है हैवी मेटल्स में स्लाइटली डिफरेंट होता है, उस वजह से वो अंतर आता है। अब हम यहाँ ये देखना चाहेंगे क्षारीय धातुओं के बाह्य कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सभी क्षारीय धातुओं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि के वर्णक्रम समान होते हैं। इन्हें क्षारीय वर्णक्रम स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, आप किसी वर्ड को स्पेसिफिकली बना सकते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। नॉर्मली जैसे देखिए लिथियम, ये देखिए ये वर्ड मैंने बना के इसको याद रखने की कोशिश की है। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिनाक्रप्स जो है अल्कली मेटल्स है, जिसके लिए हमने क्षारीय वर्णक्रम को सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम। इससे जो सीरीज आगे प्राप्त हो रही है उसका भी पहला वर्ड मैंने लेके PS जैसे प्रिंसिपल एक्स सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज
फंडामेंटल सीरीज आगे देखेंगे। चारों सीरीज का पहला वर्ड लेके मैंने एक वर्ड बनाया PSDF, पब्लिक सर्वेंट इज ए डॉग फाइटर। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कोई भी शब्द बना सकते हैं। अगर कोई अटपटा शब्द होता है, जो शब्द आपको याद रहे या याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, PSDF से आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको उसको याद रखना है कि कैसे क्रम वो है या कौन से जो नाम है जो अगर आप भूल जाते हैं मेमोरी में तो उसको कहाँ से आप निकालें और कैसे याद रखें। तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी वर्ड बना सकते हैं, अपने दोस्तों के नाम से, अपने स्थान के नाम से, कहीं कोई चीज आपको अच्छी लगती है या कहीं कोई चीज अजीब सी आपने कहीं देखी हुई, अजीब से वर्ड भी कई बार बन जाते हैं और वो दिमाग में अधिक समय तक रुकते हैं। आपका माइंड किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग नाम बनाने। हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग प्रकार से चलता है, अलग चीजों को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड बना सकते हैं, अन्यथा आप जैसा याद रखना चाहें। क्षारीय धातुओं से उत्सर्जित वर्णक्रम को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मुख्य श्रेणी, प्रिंसिपल सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न p ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम s स्तर में संक्रमण करता है, ये उससे बिल्कुल अलग है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। p ऊर्जा स्तर से न्यूनतम s ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो वर्णक्रम श्रेणी की तरंग संख्याओं को निम्न संबंध द्वारा दिया जा सकता है। न्यू पी बार बराबर r बटे 1 प्लस म्यू एस होल स्क्वायर माइनस r बटे m प्लस म्यू पी होल स्क्वायर। m का मान 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ म्यू एस म्यू पी ये जो कांस्टेंट है देखिए लास्ट में यहाँ दिया हुआ है, ये नियतांक है, अभिलाक्षण की नियतांक है। ये क्या है? म्यू एस म्यू पी म्यू डी म्यू एस, जो अलग अलग श्रेणियां हैं स्फुट मुख्य स्फुट मूलाभ श्रेणियों के अभिलाक्षणिक नियतांक हैं और म्यू एस म्यू पी से अधिक है, म्यू पी म्यू डी से अधिक है, म्यू डी म्यू एफ से अधिक है। और इसके लिए m का न्यूनतम मान जो होता है 2 होता है, 2 से अधिक ही होता है। तो ये अपन देख रहे हैं, इनिशियली हमने देखा m का मान 2 से अधिक है, फिर 3 से अधिक है, फिर 4 से अधिक है। तो एक परमानेंट कंडीशंस इस पे, ये कंडीशंस इस पे हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से मुख्य श्रेणी के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा, p स्तर से s स्तर में। ये देखिए p स्तर से s में मतलब यहाँ p है, p से कहाँ आएगा? s में। इसी प्रकार से आप ये देखिए, अगर आप शार्प सीरीज में जाते हैं तो s से p में आ जाओगे, s से p में। और डिफ्यूज स्फुट में अगर आप जाते हैं तो आप देखिए d से p में, तो यहाँ देखिए d है और यहाँ p है। इसी प्रकार से मूलाभ में आप कहाँ जा रहे हैं? f से d तक, तो ये देखिए आप कि यहाँ f है और यहाँ d है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ क्रमवार देखिए, यहाँ आप देखिए ये वाले टर्म सेम है, ये टर्म ये देखिए सेम है, बस म्यू जो है अलग अलग SPDF जो श्रेणी है उसके हिसाब से उसको आपने लिख दिया। यहाँ SPDF वो नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ जैसे P ऊर्जा स्तर से S में आए तो ये ऊर्जा स्तर को दिखाया कहां से कहां जा रहा है। देखिए P S D F, परंतु ये कहां है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ P से आप S में गए, ठीक है। अब स्फुट श्रेणी में आ जाइए। स्फुट शार्प सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न s ऊर्जा स्तरों न्यूनतम s ऊर्जा स्तर के अतिरिक्त से न्यूनतम p ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इससे उत्सर्जित विकिरणों की तरंग संख्या को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा न्यू एस बार बराबर r बटे 2 प्लस म्यू पी होल स्क्वायर माइनस r अपॉन m प्लस म्यू एस होल स्क्वायर m ग्रेटर देन 2। यहाँ थोड़ा सा अंतर देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है। ये कुछ फॉर्मूले में जो माइनर अंतर है इसको आपको समझना है। और ऐसा क्यों है इसको भी आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ s ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है, s के लिए 1 होता है, फिर यहाँ p में आ गए तो p के लिए 2 होता है, फिर आप इसमें p में ही रहे, देखिए आप p में ही है
तो P के लिए क्या है, यहाँ 2 है। फिर यहाँ आप D में आ गए, D के लिए ये 3 हो गया। तो इस प्रकार से इन चीजों को आप फॉर्मूलों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट आपको यूज में लेना है। तो शार्प सीरीज के लिए आपके ये फॉर्मूला होता है, m का मान 2 से अधिक होता है। न्यू एस बार बराबर r बटे 2 प्लस म्यू पी होल स्क्वायर माइनस r अपॉन m म्यू एस होल स्क्वायर m ग्रेटर देन 1 इक्वल टू। एस फुट श्रेणी डिफ्यूज सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न d ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम p ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, इससे अस्फुट श्रेणी के विकिरण प्राप्त होते हैं, जिनके तरंग संख्याओं का मान निम्न संबंध द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। न्यू डी बार बराबर r बटे 2 प्लस म्यू पी होल स्क्वायर माइनस r बटे m प्लस म्यू डी होल स्क्वायर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मूलाभ श्रेणी फंडामेंटल सीरीज या बर्जमान सीरीज भी कहते हैं, इसको कहते हैं बर्जमान सीरीज श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न f ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम d ऊर्जा स्तर में आता है। देखिए, ये देखिए यहाँ s है, f है, f से किस में आया, d में आया। इससे उत्सर्जित विकिरण वर्णक्रम में मूलाभ श्रेणी निर्मित होती है। इस श्रेणी की रेखाओं के तरंग संख्या को निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। न्यू एफ बार ए बराबर r बटे 3 प्लस म्यू डी होल स्क्वायर माइनस r बटे m प्लस म्यू एफ होल स्क्वायर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, म्यू एस, म्यू पी, म्यू डी, म्यू एफ जो है अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसके अकॉर्डिंग नाम है। उसका पहला सिंबल लिया गया है स्फुट, मुख्य, स्फुट और मूलाभ अभिलाक्षणिक नियतांक कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और म्यू एस म्यू पी से बड़ा होता है, म्यू पी म्यू डी से बड़ा होता है, म्यू डी म्यू एफ से बड़ा होता है। म्यू एस से म्यू एफ जो है, म्यू एस से म्यू एफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसलिए मुख्य तथा स्फुट श्रेणियों के लिए m का न्यूनतम मान 2 होता है। क्योंकि म्यू एस का मान अधिक होता है इसलिए m का मान कम होता है, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं m का मान इंक्रीज हो रहा है। उपरोक्त श्रेणियों में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती है। मुख्य जो विशेषताएं हैं, मेन प्रॉपर्टीज जो हैं, सभी श्रेणियों के तरंग संख्या क्वांटम लक्षण रखते हैं। सभी श्रेणी की जो तरंग संख्या है वो क्वांटम लक्षण रखते हैं, क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्फुट तथा अस्फुट श्रेणियों की सीमाएं समान होती हैं। स्फुट तथा अस्फुट श्रेणियों की सीमाएं समान होती हैं। स्फुट और अस्फुट श्रेणियों की सीमाएं समान होती हैं। उपरोक्त समान सीमा तथा मुख्य श्रेणी की सीमा के बीच तरंग संख्या अंतराल मुख्य श्रेणी के प्रथम वर्णक्रम के तरंग संख्या के बराबर होती है। उपरोक्त समान जो सीमा होती है तथा मुख्य श्रेणी की सीमा के बीच तरंग संख्या अंतराल मुख्य श्रेणी के प्रथम वर्णक्रम के तरंग संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार से हमने एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है उसको समझने का भी प्रयास किया, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो हम पिछले 2 लेक्चर से समझ चुके थे, और उसको भी हमने थोड़ा सा आपकी बुक के अकॉर्डिंग वापस से आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।